हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो पिछली वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में देखा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन कौन से मेजर फंक्शन जो है हमने डिस्कस किए थे। चलो उनमें से आज एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमें पता है कि वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब वो अपने में से कुछ ही मिनरल्स को या मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए परमिशन देती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होम्योस्टैसिस की जो कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखती है। होम्योस्टैसिस की कंडीशन मतलब कि किस मॉलिक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कमी है वो उस मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ले आती है, या फिर किस मॉलिक्यूल को जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर ज़्यादा है उस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकालना। तो कुल मिला के एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बना के रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम उस टर्म को बोलेंगे होम्योस्टैसिस। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी डिसाइड कर सकती है भी किस तरह के मिनरल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट है वो मेजरली तीन टाइप से होता है। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये होता है स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। अगर हम बात करते हैं कि मान लो कोई मतलब काफ़ी स्मॉल सारे मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ से बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में आ जाए, या फिर कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्क ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने अंदर मतलब एंट्री करवाती है या फिर बाहर एग्जिट करवाती है। तो बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं रिक्वायरमेंट होती। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो मिनरल्स है ना वो मूव करते हैं। जैसे कि एक जगह पे कोई मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और दूसरी जगह पे बहुत कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप मूव करेंगे विदाउट एनी एनर्जी के। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीकों से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो है डिफ्यूजन के थ्रू, नॉर्मल मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज कर देंगे। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और डिफ्यूजन को भी कि होता क्या है। देखो अगर अपने को डिफ्यूजन समझना है तो एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए डिफ्यूजन को समझेंगे। मान लो कि किसी मंदिर में आप गए और आपको क्या पता चलता है कि एक कुआं है, अगर उस कुएं में कोई सिक्का डालेंगे या 1-2 रुपए का कोई सिक्का डालेंगे तो हमारी कोई भी जो मुराद है कोई मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कुएं के ऊपर यहाँ पे ऐसे इस जगह पे हम इस जगह पे क्या करेंगे, सिक्के को छोड़ देंगे और सिक्का अपने आप नीचे चले। मतलब क्या है, ये कुआं है, आपने यहाँ पे सिक्का रखा और इसको छोड़ दिया, सिक्का अपने आप नीचे चला गया। मतलब इस एरिया में सिक्के के पास हाई एनर्जी थी, इस एरिया में सिक्के के पास क्या थी, हाई एनर्जी थी, और ये सिक्का अपने आप नीचे चला गया एनर्जी को लूज करते हुए। तो क्या आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई एनर्जी लगानी पड़ी? बिल्कुल नहीं लगानी पड़ी। जैसे ही सिक्का छोड़ा सिक्का अपने आप नीचे आ गया। तो अपनी मुराद पूरी होनी नहीं होनी बात वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेन बात यह है कि सिक्के को जैसे ही छोड़ा सिक्का नीचे आ गया। तो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस में कभी भी अपने को एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसमें मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अगर सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सेल के अंदर डिफ्यूज करता है, और तब तक डिफ्यूज करता रहेगा जब तक दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, ये मेजरली क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। आगे बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। अब आप किसी उसी मंदिर में गए, किसी ने बोला देखो भाई सिक्का फेंकोगे उससे आपकी कोई मुराद नहीं पूरी होगी। हाँ, अगर आप खुद जाके कुएं के अंदर गोता लगा दोगे ना तो हो सकता है आपके कुछ मुरादें आपकी पूरी हो जाए। अब भाई बात यह है कि इंसान कुएं में कैसे छलांग लगा दे, तो नहीं, यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक किसी ने आइडिया लगाया, एक काम करते हैं जी, एक ऐसे लकड़ी का वुडन फ्लोर बनाते हैं और इस फ्लोर को ऐसे रस्सी से बांध देते हैं और इस फ्लोर के ऊपर एक इंसान को खड़ा कर देंगे और ऐसे इसको धीरे धीरे नीचे भेजेंगे और इंसान गोता लगाएगा, अपना आराम से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया की तरफ जाएगा। और बात यहाँ पे पता क्या है, उसको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की, मतलब नीचे एक वुडन का फ्लोर लगाया गया कि भाई तू आराम से, इंसान है तो आराम से बैठ, और जैसे वो बैठेगा ना, जैसे कुएं में हम बाल्टी डालते हैं ना पानी वाली, तो रस्सी से उसको बांध देते हैं। तो क्या उस बाल्टी को नीचे भेजने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है? नहीं। जैसे रस्सी को
थोड़ा सा बाल्टी को कुएं में डालेंगे, रस्सी अपने आप नीचे की तरफ खिंचती है, अपने आप जो बाल्टी है, जो बकेट है, वो नीचे जाती है। इसका मतलब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया जाएगा, लेकिन 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 यहाँ पे अपने को कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी तो नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे कैरियर प्रोटीन। ये हमारे कैरियर जो प्रोटीन होते हैं ना, ये यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया मूव करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अच्छा, एक ये भी बात है कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ना, ये मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से तो डिफ्यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो नॉन पोलर होता है। तो इसलिए इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब से पास करवाने के लिए वहाँ पे कैरियर प्रोटीन की हेल्प ली जाती है। जैसे आपने एग्जांपल सुनोगी एक्वापोरिन। एक्वापोरिन एक प्रोटीन चैनल होता है जो यूज किया जाता है मतलब वाटर के डिफ्यूजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम बता रहा है कि भाई एक्टिव है, मतलब यहाँ पे एनर्जी लगने वाली है। अब क्या हुआ, वो इंसान जो नीचे था ना कुएं के, अब वो ईशा बातें कर रहा कि भाई सर जी मुझे ऊपर बुला लो, बहुत टाइम हो गया मैं नीचे बैठा हूँ। अब उसको हम ऊपर खींचेंगे। अब जब उसको हम ऊपर खींचेंगे तो उसको ऊपर खींचने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, बिल्कुल लगेगी। अब नीचे उसके पास एनर्जी कम थी, ऊपर एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कम एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ लेके आ रहे हैं, उल्टा लेके आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले हम हाई टू लो लेके जा रहे थे, अब हम लो से हाई लेके आ रहे हैं। तो भाई जब लो से हाई लेके आएंगे, जब नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, भाई एनर्जी तो वहाँ पे लगेगी ना। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने लो एनर्जी एरिया से मतलब लो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन टू हाई एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी और साथ में अपने को फैसिलिटी मतलब जो कैरियर है उसको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो अपने लो एनर्जी मतलब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेंगे, मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर। बात ध्यान रखनी है, कैरियर की हेल्प यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, एनर्जी चाहिए। और ऐसे जो पंप है इसकी एग्जाम्पल है अपने पास सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। अब मान लो कि अब एक बात मान लेते हैं कि सेल था, पहले क्या था, सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल था, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। अब क्या हुआ कि बाहर एक बैक्टीरिया घूम रहा है। मान लो हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमने ह्यूमन बॉडी की बात करी, हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया घूम रहा है। अब भाई हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया तो हमारा है ही नहीं, तो वो बोलते कि भाई इस बैक्टीरिया को अंदर लेके आना पड़ेगा। अब आप खुद इमेजिन करिए, कहाँ एक छोटा सा मॉलिक्यूल और कहाँ पूरा का पूरा बैक्टीरिया। अब वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया वो तो देखो प्रोटीन चैनल के तो अंदर नहीं आने वाला। तो भाई उसके लिए तो फिर बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। तो बॉडी बोलेगी, जो सेल बोलेगा भाई देखो ये तो प्रोटीन के तो आएगा नहीं। तो सेल बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, भाई बैक्टीरिया है बाहर है, बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसको तो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट काम आता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई बड़ा सारा मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है या फिर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में अगर बॉडी के अंदर लेके आने हैं, सॉरी बॉडी नहीं सेल के अंदर लेके आने हैं, तो वहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है। और जो ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो तरह का होता है बेसिकली। एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मतलब किसी चीज को सेल के अंदर लेके आना, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर किसी चीज को सेल से बाहर निकालना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस है, कोई भी बाहर की बॉडी सेल के अंदर आ रही है, और ये है एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है ये भी तीन तरह का होता है। मतलब जो अपटेक ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स है ये भी तीन तरह का होता है। कैसे, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब तीनों में क्या फर्क है, देखो जो फैगोसाइटोसिस होगा इसमें पूरे के पूरे बाहर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसको पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा लिया जाएगा, मतलब इनगल्फ कर लिया जाएगा अच्छी तरह से, बॉडी के अंदर लिया जाएगा। एक वैक्यूल बनाया जाएगा उसके आसपास और उस वैक्यूल के अंदर पैक करके उसको बॉडी के अंदर लिया जाएगा। ठीक है। और पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो पिनोसाइटोसिस हमेशा वाटर में होती है, ये दिस इज ऑलवेज हैपन इन वाटर। तो ये पानी के अंदर होगी। तो यहाँ पे पानी के अंदर जो कुछ सॉलिड्स चीजें होती है ना, उनको बॉडी के अंदर जो सेल की बॉडी है, मतलब जो सेल है उसके अंदर लिया जाता है। और रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और उन रिसेप्टर्स
उसको कुछ मॉलिक्यूल्स पहचानते हैं और जैसे ही वो रिसेप्टर्स के ऊपर टच होंगे तो वो एक संदेश देते हैं कि भाई हमें अंदर ले जाओ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, उनको अंदर ले आएगी। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। देखो फैगोसाइटोसिस में बेसिकली जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको अपटेक किया जाता है, और पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड फूड मटेरियल है उसको अपटेक किया जाता है। और फैगोसाइटोसिस क्योंकि सॉलिड फूड मटेरियल है तो उसको सेल ईटिंग भी कहा जाता है, और पिनोसाइटोसिस में इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे कोई सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है, यहाँ पे लिक्विड को भी एंट्री करवाई जा रही है, अपटेक किया जा रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है फैगोसाइटोसिस की। इस तरह से एक सेल है वो किसी दूसरे सेल, पूरे के पूरे सेल को अपटेक कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। उसके बाद हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली जो है मतलब एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, या फिर बोल दो कि जो चीज़ें सेल के यूज़ के लिए नहीं है, तो उन चीज़ों को सेल से बाहर वेसिकल के थ्रू मतलब डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। इसको सेल वोमिट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।